अभी कदम थके नहीं है मेरे, अभी हौसला कम नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ पाना है मुझे, अभी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोगों का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ पाना है आपके जीवन में। ये तो सरकारी जॉब जो है ना, वो सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। करोड़ों रुपया कमाना है सर आपको, सभी के सामने बेहतर रहना है, तो सफ़र इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा। उस सफ़र में जो पहला पड़ाव है, जो भी पहला पड़ाव है, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पहला ही पड़ाव जो पूरा कर लिया ना, उसने शिखर पर पहुंच गया। बस आपको क्या करना है ना कि आप पहला पड़ाव के लिए लम्बा संघर्ष करें, तगड़ा संघर्ष करें। चलिए शुरू करते हैं। 2021 में जो सीजीएल का फॉर्म भरा गया और बाद में 2022 में जो एग्ज़ाम उसके हुए, तो वो जो एग्ज़ामिनेशन हुआ ना, उसमें जिस दिन भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लाया गया। दोनों मिलकर बनाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। जैसे ये सीजीएल का क्वेश्चन है 11/4/2022 में जो पूछा गया, यह स्पॉट एरर का है, जिसे साधारण भाषा में कॉमन एरर भी कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देरी ना करते हुए, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू राइप ओपन अ टॉय। अब समझिए इसमें, इस सेंटेंस में गलती कहाँ है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू राइप ओपन अ टॉय कैसे बनाया जाए। पहला एरर तो यहाँ से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि एवरी क्यूरियस पहला ए नंबर में है, दूसरा वांट टू राइप ओपन अ टॉय यहाँ तक है, और एक हो गया नो एरर, इसमें शायद छूटा हुआ चाइल्ड होगा। हाँ, यहाँ तक पूरा, ये 3 सेंस है। इन तीनों में से पकड़ना है कि ए गलती है या बी गलती है या सी गलती है या डी गलती है। देखिए कॉमन एरर बेसिकली आपसे ये जानना चाहता है कि ग्रामर के बेसिक रूल्स को आप समझ पाते हो कि नहीं। कॉमन एरर का बस इतना ही साधारण सा अर्थ है। इतने सिंपल्स क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आप आसानी से समझ सकते हो, ऐसा कुछ भारी नहीं रहता। बस बशर्ते आपको ग्रामर के बेसिक्स रूल समझ में आना चाहिए या आता हो। देखिए चलिए, फिर भी मैं आपको पूरी तरह से, मेरी 100% से ऊपर, आप समझ भी जाओगे। देखो ना भाई, टेंशन नहीं है, देख के। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू राइप ओपन अ टॉय। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू राइप ओपन अ टॉय। अब इसको कैसे बनाए? देखिए इसमें कहाँ गलती है। यहाँ गलती है सर वांट्स। वांट नहीं होगा, वांट्स होगा। क्यों? अब देखिए एवरी क्यूरियस चाइल्ड, यहाँ जो वर्ड है ना, यहाँ जो सब्जेक्ट है ये है सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो भाई वर्ब कौन सा होगा? वर्ब भी होगा सिंगुलर। अब सीधी सी बात समझिए, सिंगुलर, ये जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और वर्ब का SSPP होता है। SSPP होता है। आप समझिए SSPP का मतलब, S मतलब सिंगुलर और S मतलब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी सर प्लूरल होगा। सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। अब इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे है ये भी समझिए। एवरी लगने के बाद जो नाउन होगा ना, नाउन होगा, उस नाउन को वो सिंगुलर कर देगा अपने आप। ये वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्योंकि सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये एस मतलब सब्जेक्ट, भी मतलब वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। बस इतना ही बात है। जैसे एक और सेंटेंस, इसी के एग्जांपल्स को आप समझिए कैसे है। देखिए जरा सा, जैसे मैंने लिखा कि देयर आर 5 students in this class and every student are गुड। अब समझिए इसमें गलती क्या है। समझिए पहली बात,
देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में 5 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र कैसे अच्छे। तो प्रत्येक छात्र, प्रत्येक यानी 1 2 3 4 5 की बात करें, इन पांचों में से हर एक अच्छा है, पांचों नहीं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी। अकेले इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इस तरह से एवरी का प्रयोग होता है। एवरी जो है इंडिविजुअल की बात करता है, प्रत्येक। तो यहाँ प्रत्येक छात्र अच्छे हैं, इसलिए प्रत्येक में एक छुपा हुआ, एक सिंगल, इसलिए इज का प्रयोग है। आर नहीं, आर होता प्लूरल होता तब ना, जब सभी की बात करते तब ना, इकारा के हर एक सभ्य के सभ्य है, सभी अच्छे, लेकिन प्रत्येक अच्छा है, एक एक करके दर्शाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ इज लगेगा। ये एक सेंटेंस गलत है, आर गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा इज। उसी तरह से यहाँ वांट गलत है, वांट ना होगा वांट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वर्ब, आप समझिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब जो होता है, वर्ब में V5 जो होगा और V1 जो होगा, V1 को प्लूरल कहते हैं और V5 को सिंगुलर कहते हैं। आ सिंगुलर मीन सेंस जिसमें एस और ईएस लगा हो, उसको हम सिंगुलर करते हैं। जैसे नाउन में उल्टा होता है, नाउन में बॉय के साथ आप एस और ईएस लगा दोगे तो वो कोई भी नाउन के साथ, कोई भी नाउन के साथ अगर आप एस और ईएस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर आप वर्ब के साथ एस और एस लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी V5 जो होगा वो एस एस के साथ आता है, वो सिंगुलर बन गया। यहाँ एवरी सिंगुलर है, इसलिए वांट प्लूरल है, इसलिए इसको क्या कर देना है हमको, वांट्स। बस इतना ही खेला था। अब समझ रहे हैं ना, जो वर्ब होगा ऐसे आप समझो कि बॉयज प्लूरल लेकिन वांट्स सिंगुलर, यानी सब नाउन जो है वो जन्मजात क्या है, सिंगुलर, लेकिन उसमें एस और एस जोड़ने पे वो प्लूरल बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब जन्म से प्लूरल है, उसमें एस और एस जोड़ के उसे सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे बॉय लिखे तो बॉय में एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा बॉयस, ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन गो है, गो मतलब जाना, गो में ईएस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जन्म से प्लूरल है और इसमें एस ई और जोड़ने से ये सिंगुलर होता है। ये जन्म से सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ने से प्लूरल होता है। नाउन और वर्ब में इतना ही डिफरेंस है। हाँ, एक और बात, जो सारा नियम, जितने भी नियम्स है जो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करने का है, सेम रूल्स वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर करने का। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, सॉरी। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए नो वन वर, बी प्रेजेंट व्हेन आई, सी नो एरर, डी इंटर द हॉल। अब इसमें से बताना है, यानी पहला है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा ये। तो आप समझिए इसमें से कौन सा आंसर होगा जो सही होगा। एक बार देख लो, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई इंटर द हॉल। देखिए, देख लिया आप लोगों ने? पॉज करके ध्यान से एक बार देख भी लो। आप देखोगे, थोड़ा सा बनाओगे आप तो जल्दी आपको समझ में आएगा। आप लोग भी क्या करिए, पॉज कर दीजिए थोड़ा देर और वहाँ देख लीजिए क्या दिक्कत है ना। चलिए, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर द हॉल, सेम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब बस कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, आंसर कौन होगा? आंसर सर जाहिर सी बात है कि ए होगा। क्यों? आप समझिए, नो वन जो है ना, नो वन जो है वो फिर वर्ब लेता है सिंगुलर। वर्ब कौन सा लेगा? सिंगुलर लेगा। अब सिंगुलर क्यों लेता है? SING, सिंग नहीं पढ़िएगा, इसे सिंगुलर है, सिंगुलर है ये, मैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। तो नो वन के साथ वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि नो वन जो है ना, नो वन के साथ कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। जैसे कोई कार्य करेगा ही नहीं तो कार्य होगा नहीं, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा।
जैसे इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वर्ड को आप अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखो। जब अनकाउंटेबल है तो वर्ब अपने आप सिंगुलर हो जाएगा। जैसे एयर के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, एयर मतलब हवा, एयर के साथ आप इज लगाओ। एयर इज प्योर कि एयर आर प्योर, एयर इज प्योर। क्यों? क्योंकि एयर अनकाउंटेबल है। इसी तरह से नो वन भी अनकाउंटेबल है। इस तरह से ये प्रोनाउन हो गया अनकाउंटेबल, जो काउंट ही नहीं है, ही नहीं संख्या में, तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो यहाँ गलती क्या है सर? वेयर ना लग के यहाँ होना चाहिए था वाज। क्या हो जाना चाहिए था? वाज। नो वन वाज। अब देखिए कैसे, फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं। जैसे देयर आर 5 टीचर्स इन दिस स्कूल बट नो वन आर गुड। सही है गलत? अब समझिए, नो वन आर गुड। अब देखिए देयर आर 5 टीचर्स, 5 टीचर है इसलिए संख्या यहाँ 5 है, तो इसलिए आर तो लग गया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। इन दिस स्कूल, चलिए ठीक है, बट नो वन आर गुड। अब नो वन, कोई अच्छा है ये नहीं है, संख्या में आप गिन ही नहीं रहे हो, तो आर क्यों जोड़ दिया आप? सीधी सी बात है, यहाँ आर ना लग के इज लगेगा। सेम यहाँ करें, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई इंटर द हॉल। जैसे ही मैं इंटर किया ना हॉल के अंदर, देखा कि कोई था ही नहीं। जब मैंने हॉल के अंदर इंटर किया कोई था ही नहीं, क्रिया हुई ही नहीं, अनकाउंटेबल है, तो क्या था? वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। इसलिए वेयर मेरा प्लूरल है, आवाज मेरा सिंगुलर है, इसलिए वाज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ही अलाउड हिम हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। अब देखिए इसमें समझना है, जैसे ये बिहारी ही होगा, कोई बिहारी बाबूजी होंगे, वही होंगे पापा। उसने अनुमति तो दे दिया अपने बेटा को कि भाई गाड़ी चलाओ, लेकिन चेतावनी भी दे दिया साथ में, भाई गिर लो तो समझिए, समझे? ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। ठीक है, खतरों से भी अवगत करा दिया। बट ही वार्न हिम, पहला है बट ही वार्न हिम, बी है ऑफ द डेंजर, ही अलाउड, ठीक है, हिज सन टू ड्राइव। ठीक, अब इसमें मतलब नो एरर है ही नहीं, इसमें एरर है ही। जैसे नो एरर रहता तो दे देता ना, कोई एरर है ही इसमें, अब खोजना है कि कहाँ एरर। चलिए समझ आप ध्यान से पॉज करिए, समझिए कि कहाँ एरर है, उसके बाद हम बताते हैं आपको। आंसर कौन सा होगा? आंसर है सर इसका ए है, तो क्या होगा? वार्नड। देखिए कैसे, समझिए पहले क्या हो गया कि ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। अलाउ तो दे दिया, अब घटना कब हुई आप समझिए। जो टेंस होते हैं ना, टेंस में दो घटना है, टेंस में दो काम होता है, एक काम और एक होता है घटना। काम और घटना के समन्वय से टेंस का निर्माण होता है। अगर काम पास्ट में हुई है तो घटना भी पास्ट ही में होगा, दोनों एक ही साथ होगा। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को क्या हुआ, मतलब अनुमति तो दे दिया, कब दिया? अलाउड, पास्ट में। ये कौन सा टेंस है? पास्ट ही तो है, नहीं हुआ, पास्ट है। इनकम गया क्या देखते हैं। हाँ, तो देखिए जो घटना हुई ना, ये अलाउड हिज सन, पास्ट में घटना हुई, और उन्होंने कहा बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर, उसी समय ही उन्होंने क्या कर दिया? चेतावनी दे दी। दोनों ही घटनाएं पास्ट में हुई। जैसे नियम क्या कहता है, अगर पहला सेंटेंस, ठीक है ना, फर्स्ट सेंटेंस अगर पास्ट में है, ठीक है, तो सेकेंड जो सेंटेंस होगा ऑटोमेटिकली चला जाएगा पास्ट टेंस। सीधी सी बात है। पहला सेंटेंस जो होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा, अगर पास्ट में है तो सेकेंड सेंटेंस ऑटोमेटिकली चला जाएगा पास्ट में, क्योंकि दोनों घटनाएं पास्ट में होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए समझिए, आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, सभी को आएगा, एग्जांपल ज़्यादा आसान है। कि आई
went to shopping mall and I do not find anything for my kids। अब जा समझिए, I went to shopping mall and I do not find anything for my किड्स। अब जरा समझ, जब मैं शॉपिंग मॉल गया, ठीक, शॉपिंग मॉल गया, वेंट है V2 है ना, गो का V3, गो का V2 वेंट, अब V3 गॉन, ठीक है, ये V2 है, ये V3 है। V2 कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। आई वेंट टू शॉपिंग मॉल एंड आई डू नॉट फाइंड एनी थिंग फॉर माई किड्स। जब मैं शॉपिंग मॉल में गया, मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं पाया, बच्चों के लिए कुछ नहीं पाया। अब देखिए, ये सेंटेंस किस में है, वेंट V2 में, तो इसमें गलती कहाँ है? गलती सर इसमें भी गलती है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ डू नॉट लगा हुआ, जबकि V2 डू का V2 जो होता है वो डिड होता है। क्या होता है? डिड होता है, समझे। और अब डन, V3 डन होगा, तो डू नॉट ना होके यहाँ हो जाएगा डिड नॉट, समझे। सेम सेंस है, क्योंकि आप समझ, गया मैं कब? पास्ट में, कल गया था ना। मान लीजिए कि यहाँ पर आई वेंट द मॉल, आई वेंट टू शॉपिंग मॉल लास्ट डे, यानी पिछले दिन गया, पिछले दिन मैं गया, उसी दिन मैंने कुछ नहीं पाया कि आज तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एस्टरडे मतलब एस्टरडे आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल, या लास्ट डे आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल एंड आई डू नॉट फाइंड एनी थिंग फॉर माई किड्स। गलत है, आई डिड नॉट फाइंड एनी थिंग फॉर माई किड्स, समझे। डिड नॉट लगेगा, क्योंकि घटनाएं दोनों पास्ट ही में हुई थी। मतलब आज गए शॉपिंग मॉल में, कल हो के घर पे आ गए, तब पता चला कि कुछ नहीं मिला हमारा वहाँ पे, उसी समय तो पता चल गया, इसलिए तो कुछ नहीं खरीदे, चले आए। यानी दोनों घटनाएं जो हुई थी वो पास्ट ही में हुई, इसीलिए पास्ट, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हुआ है तो सेकंड अपने आप पास्ट में चला जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। अब समझिए, यदि इस साल अर्थव्यवस्था असफल होगी, यदि इस साल अर्थव्यवस्था असफल होती है या होगी, तो यह इसका प्रभाव गवर्नमेंट पर बुरा होगा या पड़ेगा। ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस भी फ्यूचर में है और ये भी सेंटेंस फ्यूचर में। आप समझिए, पहली बात फ्यूचर में, आप सोचिए कैसे बने, कहाँ गलती है। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ए नंबर दिया हुआ है। दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली, बी है नो एरर यानी गलती नहीं है, सी है ऑन द गवर्नमेंट, डी है इफ द इकोनॉमी फेल्स। कैसे बनेगा बताइए। चलिए हम समझाते हैं, कुछ लोग बच्चों ने बना भी लिया होगा, उम्मीद है मुझे। तो ए नंबर है इसका आंसर। ए नंबर इसलिए है, अब आप जिस बच्चों ने बना लिया है उनके लिए, जो बना लिया है सो, जो नहीं बना लिया है सो, सभी के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इसमें जरूर दूंगा। देखिएगा, इसमें है होगा क्या, जो दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। अब समझिए सर ये क्यों होगा, विल क्यों लगा सर इसमें, आप यहाँ जबरन विल लगा दी, विल क्यों लगा है। अब समझिए, ये जो है ना सेंटेंस, ये कंडीशनल है। कंडीशनल ऐसे है कि दो कार्य फ्यूचर में घटने वाले हैं और दोनों कार्य में घटने से पहले जो है, एक कार्य ये कहता है कि एक कार्य अगर फ्यूचर में पूर्ण होगा तो अगला कार्य उसी फ्यूचर में दूसरा कार्य पूर्ण होने वाला है। जैसे समझिए कि दो घटनाएं हैं, जैसे यदि मैं आऊँगा, यदि मैं बोलूँगा तो वह गाएगा, यदि मैं बोलूँगा तो वह गाएगा। दोनों घटनाएं फ्यूचर में होने वाली, अभी घटी नहीं। जब मैं उसको बोलूँगा तो वह गाएगा, जब से भी बोलूँगा। या फिर ये इस एक और सेंटेंस है, जब तक नहीं पहुँचूँगा लोग सभा स्टार्ट नहीं करेंगे।
ये सेंटेंस जो जितने भी मैंने बोले ये सभी कंडीशनल है। जैसे यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, जब तक यदि वो आया ही नहीं आप गए भी नहीं। जाने का सेंस कब है कि जब वो आए। यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी पहला घटना घटा तब जाके दूसरा घटना घटेगी, और दोनों घटनाएं फ्यूचर में है। ये कंडीशनल कंजक्शन है जो इफ से स्टार्ट होता है। और भी कंडीशनल कंजक्शन है जिसमें नाम होता है इफ का, व्हेन का, व्हाइल का, और होता है अनलेस का, अनटिल का। इन सब के यूजेस मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें समझने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। इन सब का यूजेस ग्रामर में मैंने बताया है, आप देखिएगा, और नहीं हो तो मैं बताने वाला हूँ टेंस में। देखिएगा, इफ यदि इकोनॉमी असफल होगी, अर्थव्यवस्था इस साल असफल होगी, तो इसका प्रभाव सरकार पे असर होगा, प्रभाव बुरा असर होगा। आप समझिए, बुरा असर होगा फ्यूचर में, यानी अभी तक प्रभाव इस साल मतलब पूरा नहीं हुआ, अभी तक असफल नहीं हुआ। अगर हो जाती है तब जाके बुरा प्रभाव होगा, यानी दोनों घटनाएं फ्यूचर में है। अब फ्यूचर में है शर्त एक, वो पड़ता है किसमें, प्रेजेंट में। ऐसा क्यों बनता है, देखिए समझिए। यदि जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अब समझिए, सिंपल सेंटेंस तो कैसे बनाओगे, इफ ही विल कम आई विल गो। गलत है सर, क्यों? देखिए गलत क्यों है, जैसे हिंदी जिस ट्रांसलेशन को आप समझते हो उस ट्रांसलेशन के हिसाब से गा लगा हुआ है तो विल लगेगा ही, यहाँ जाऊंगा लगा हो तो विल लगा हुआ। इफ ही विल कम आई विल गो। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें कि एक घटनाएं, ये दोनों घटनाएं शर्त के ऊपर है, और शर्त पूर्ण होता है तब जाके कोई दूसरी घटना घटेगी। जैसे हम कहें कि भाई 500 रुपया हमारा दे, तब हम जाके हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट खरीदेंगे। तो पहले तू देगा तब ना भाई, तब ना तुरंत हम देंगे 500 रुपया आदि गिफ्ट देंगे। पहले तू 500 दे, फिर जाके तुरंत गिफ्ट देंगे। तो देगा प्रेजेंट में तब ना जाके गिफ्ट देंगे, फ्यूचर की बात है। तो यदि वो आएगा तब मैं जाऊंगा, यानी एक घटना वर्तमान में घटी तब जाके मैं वह जाऊंगा। जैसे तुमको बुलाया कि भाई आओ, तब हम जाएंगे तुम्हारे साथ, तो तुम पहले आओगे तब ना। जैसे फ़ोन पे बात हुआ तुमसे, ठीक है, कहे कि भाई आना है, सुन कि आज ही मेरे पार्टी में आना है, तो हम कहे भाई तू आए बुलावे तब हम तुम्हारे साथ जेबो। जब तू आओगे, पहले तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। बात तो उस समय हो गया कि फ्यूचर में आप ऐसा करिएगा। तो फ्यूचर में क्या हुआ कि जिस दिन शादी का टाइम हो तुम मेरे पास आए वर्तमान में, अब फिर जाके दूसरा घटना घटी फ्यूचर में, समझ रहे हो? तो इसी तरह से ये विल ना बनेगा, ये बन जाएगा इफ ही कम्स आई विल गो। सेम इसी तरह से इफ द इकोनॉमी फेल्स, देखिए प्रेजेंट में बन गया, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द गवर्नमेंट। आप समझिए, इफ द इकोनॉमी फेल्स, यदि अर्थव्यवस्था गिरती है तब इसका प्रभाव सरकार पर बुरा पड़ेगा। समझ रहे हैं? यानी गिरा नहीं है, अगर गिरती है तब जाके प्रभाव बुरा पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बेन से भी बनता है, जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, या जब वाइल का यूज सिमिलरिटी होता है, जब आप पढ़ोगे मैं खेलूंगा। अनलेस अनटिल में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। दोनों घटनाएं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। ठीक है, यानी मेहनत करना पहला कंडीशन है, तब जाके आप सफल हो। ये सारी घटनाएं हैं, इसी को कहते हैं। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वी स्टेड इन जेम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। ऑप्शन ए है ऑन हॉलीडे, बी है ड्यूरिंग ही वाज, सी है इन जेम्स फ्लैट एंड डी है वी स्टेड। अब देखिए समझिए, हम लोग रुके जेम्स के फ्लैट पर में, जब वह
छुट्टी पर था। यहाँ जो ड्यूरिंग है ना, ड्यूरिंग होना ही नहीं चाहिए, के दौरान के सेंस नहीं आ रहा है इसमें, जब का सेंस आ रहा है, जब वो छुट्टी पर था, है ना। तो जब के लिए हम ड्यूरिंग यूज का नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का, तो ये गलत है। यहाँ ड्यूरिंग ना होकर आंसर जो मेरा होगा वो बी होगा, आंसर जो होगा इसमें बी होगा, कि ड्यूरिंग ना होके क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग ना होकर क्या कर देंगे, व्हेन का प्रयोग करें। आप समझिए ना, जब वो बाहर था, मतलब हम लोग उसके घर फ्लैट पे थे जब वो छुट्टी पर था, मतलब जब वो छुट्टी पर रहेगा, आप कितना दिन तक रहेगा भाई, दौरान की बात तो है नहीं, आप स्टे कर रहे, रुक रहे हो, जब तो व्हेन का ही प्रयोग होगा, ड्यूरिंग का प्रयोग नहीं। सीधे कंजक्शन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग का इसमें सेंस ही नहीं आ रहा, इसलिए व्हेन होगा, सीधी सी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या आपको कल रात उनसे मिलना याद है, सिंपल यही है। तो इसमें कैसे होगा, अब जैसे समझिएगा, इसमें जो एरर दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक है लास्ट नाइट ए नंबर में, बी नंबर है हर एट द पार्टी, हर एट द पार्टी यहाँ से यहाँ तक, फिर है डू यू, तो चलिए डू यू ठीक है, रिकॉल द पार्टी, रिकॉल द पार्टी। अब चलिए यहाँ पर गलती कहाँ होगा, लास्ट नाइट में क्या गलती है, कुछ गलती नहीं है। हर एट द पार्टी, हर एट द पार्टी में भी क्या गलती है, हर तो लगेगा, एट द पार्टी ही लगेगा। डू यू के साथ डू ही लगता है, उसमें क्या गलती है। अब गलती यहाँ समझ में आता है, रिकॉल टू मीट। अब देखिए क्या होता है कि कुछ प्रीपोजिशन अपने साथ जो वर्ब लेते हैं ना, उसके कंडीशंस नाप देते हैं। वो कंडीशन नाप क्या देते हैं, रिकॉल के साथ सर हमेशा जो होगा जेरंड आता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता है वर्ब का, यानी V4 लगेगा। कौन सा लगेगा, V4, ना कि इन्फिनिटी यानी 2 + V1 तो लगेगा ही नहीं। अब इसी को कुछ नहीं करना, डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट पार्टी लास्ट नाइट, बस इतना ही समझिए। जैसे एक शब्द है एबिलिटी टू, ठीक है, एबिलिटी के साथ हमेशा कौन सा वर्ब होता है, टू। एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी डूइंग समथिंग गलत है। आई हैव एबिलिटी, जैसे आई हैव एबिलिटी डूइंग समथिंग, डूइंग न्यू थिंग्स लिख देते हैं। आप समझिए इसमें गलती कहाँ है, क्योंकि एबिलिटी के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ लगा दिया है डूइंग, जो कि गलत है। यहाँ लगेगा टू डू न्यू थिंग। आई हैव एबिलिटी टू डू न्यू थिंग। इसी तरह से कुछ वर्ब होते हैं ना, या कुछ एग्जेक्टिव होते हैं जो अपने साथ वर्ब के कंडीशंस को रखते हैं कि आप अगला जो आएगा इसी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ रिकॉल के साथ जेरंड आता है, जेरंड कहो आप या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहो, वो आएगा, ना कि इन्फिनिटी आएगा। इसलिए यहाँ गलती है, 2 + V1 नहीं होगा, यहाँ होगा V4। यहाँ सीधा लिख दीजिए मीटिंग, बस सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाई। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। मतलब पत्र लिखने की बात हो रही है, जो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, नहीं समझे, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो रिप्लाई ही नहीं करता, जैसा कि वो रिप्लाई ही नहीं करता। तो आप इसमें एरर को पकड़ना है, आप एरर पकड़िए। चलिए हम बताते हैं, इसमें एरर जो है ना सर, वो है डी नंबर। देखिए ए नंबर है एज ही नेवर रिप्लाइज, तो ही के साथ नेवर रिप्लाइज लगा हुआ है, तो कोई गलती नहीं है। ही है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर हो गया। इट इज़ नॉट वर्थ, तो भाई होता ही है, इट के साथ इज लगा हुआ, वर्थ क्योंकि सिंगुलर है, चला कोई दिक्कत नहीं। टू राइट टू हिम क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई दिक्कत यहाँ है सर। देखिए हैविंग ट्रबल नहीं होता, परेशानी उठाने के लिए टेकिंग ट्रबल होता है। टॉकिंग लिखा गया, टेकिंग द ट्रबल। चलिए टेकिंग द ट्रबल,
समझ गए, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है परेशानी उठाना। ये गलत था, हैविंग द ट्रबल्स ना हो के टेकिंग द ट्रबल्स होगा। ठीक है, सिंपल था क्योंकि फ्रेज है, इस फ्रेज को याद ही करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। पहला है ऑप्शन नो सूनर डिड, बी है देन द मदर, सी है हग्ड हिम और डी है द चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग। अब इसमें बताना है कि गलती कहाँ है। चलिए, बड़ा प्यारा है, जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है ना, माँ उसे गले लगा लेती है। सिंपल सेंटेंस। चलिए कैसे होगा, तो आंसर बताइए कहाँ गलती है। आंसर बता देता हूँ, पहले आपको स्ट्रक्चर लिख दूँ तो आप आसानी से बना लो। जैसे नो सूनर का स्ट्रक्चर है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट है ना, फिर हो गया सब्जेक्ट प्लस सॉरी देन नहीं, देन फिर हो जाएगा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे बनना चाहिए उसे। आप समझिए, नो सूनर जहाँ भी लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेता है। ठीक है, बस इतना ही बात। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये नो सूनर का अपना रूल ही है। देखिए दिक्कत है सर, यहाँ देन लगा हुआ है और यहाँ क्या होना चाहिए, देन। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, माँ उसे गले लगा लेती है। स्टार्ट के साथ B4 ही लगता है, स्टार्ट के साथ याद रखिएगा B4 ही लगता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नो सूनर के पहले डिड हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और सेंटेंस आप लिखो, जैसे ही शिक्षक क्लास में इंटर लेते हैं ना, अंदर आते हैं, यदि बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये दो घटना, ये कब आता है, नो सूनर का प्रयोग कब होता है, आप समझिए। दो घटनाएं तुरंत घटे और दोनों घटनाएं घटने के बीच में समय अंतराल कम लगा। अब प्रभाव है दोनों का, पहला का प्रभाव दूसरे में है, तब नो सूनर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बच्चा रोया, माँ ने उसे गले लगा लिया। अब सीधी सी बात है, आप समझिए। सबसे मतलब दुनिया का एक ही इंसान ऐसा है ना, जो कि कोई भी बच्चा हो उसके बिना बोले ही उसकी सारी बातों को समझ लेता है। वो तो आपको लिखा हुआ है सर, मदर, माँ, उससे बड़ा कोई नहीं। सच है। तो एक सेंटेंस लिखते हैं। हाँ, कुछ हद तक शिक्षक भी होते हैं, अगर कोई छात्र ना समझ पा रहा है तो वो बोलना नहीं पाता, कोई होता है कि बोलता ही नहीं, तो उसको बताने के लिए दोबारा समझाना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, नो सूनर डिड द टीचर enter the class room, a student stood up। सेम चीज़ है, जैसे ही शिक्षक क्लासरूम में इंटर करते हैं, छात्र खड़े हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब शिक्षक का आना, छात्र का खड़ा होना, एकदम दोनों प्रभावित है और दोनों तुरंत हुई है। इसी तरह के वाक्य देखिए, अब नो सूनर है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिए, सब्जेक्ट को लिख दिए सर, मेन वर्ब लिख दिए, फिर देन का प्रयोग। अब देखिए इसमें गलती इतना ही था, क्या था, यहाँ होगा सर देन। हाँ, वही हम कहें कि गलती नहीं लिखे यहाँ, देन स्टूडेंट स्टूड अप, तब जाके छात्र खड़े हो गए। समझे? तो ये है, इसमें गलती है, देन नहीं होगा, यहाँ देन होगा। तो आंसर नंबर कौन सा है इसका सर? आंसर नंबर है बी नंबर होगा, देन द मदर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें एरर खोजना है, समझिए। योर नेम परसीड बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट, बस इतना ही है। योर नेम परसीड बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। अब इसमें एरर खोजना है। देखिए एरर खोजने के लिए कभी कभी कुछ नहीं जानना, अगर नहीं भी आता हो तब भी पता हो जाएगा।
देखिए इसमें चूंकि नो एरर जैसा कोई सेंस नहीं दिया हुआ, आप समझिए कि क्या एरर हो सकता है इसमें। देखिए योर नेम में क्या एरर आप करिएगा, योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसमें एरर क्या है, कुछ नहीं। इन द में क्या एरर है, कुछ नहीं। इन द लिस्ट, लिस्ट में होना है, कोई दिक्कत नहीं, नो इन द में भी कोई एरर नहीं है। एडमिशन लिस्ट में क्या एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एरर सीधा सीधा कहाँ होगा सर, सी में होगा, समझ रहे हो, सी में होगा। आंसर ऐसे ही पता चल रहा है कि आंसर क्या है सर, सी होगा। तो आंसर में गलती क्या है, अब ये बताना आप सोचना और बताना मेरा काम है, आपका सोचना और मेरा बताना काम है। अगर समझ लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो देखिए अब क्या है कि प्रोसीड का मतलब है, सॉरी यहाँ प्रोसीड का मतलब पूर्व में होना। पूर्व का मतलब ही होता है सर बिफोर। जब प्रोसीड के अंदर ही पूर्व है तो बिफोर क्यों लाइएगा सर, आप बिफोर क्यों लाइएगा, पूर्व में होना ही है। तो ऐसे भी योर नेम प्रोसीड माइन इन द एडमिशन लिस्ट, आपका नाम मेरे नाम से पहले है एडमिशन लिस्ट में, सीधी सी बात है, प्रोसीड होगा। बिफोर का प्रयोग करिए मत करिए आप, समझे, बस इतना ही सी बात है। जैसे एक और है रिटर्न बैक, बैक। अब देखिए ये वर्ड गलत है, क्यों, बैक गलत है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, वापस आना या लौटना, आना या लौटना। अब समझिए जब वापस आ ही गया तो बैक का मतलब क्या है इसमें, रिटर्न का मतलब ही है सीधा सीधा वापस आना। एक होता है ब्लंडर मिस्टेक, लोग बड़ा आराम से यूज करते हैं लेकिन ये गलत है। अब देखो ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बड़ी भूल, बड़ी भूल या गलती। अब समझिए भूल या गलती, इसमें मिस्टेक लगाने की जरूरत ही नहीं है लेकिन लगाते हैं लोग। जब लगाइएगा तो सर यही कॉमन एरर में आएगा, गलती हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या, बिफोर, बस इतना ही है गलती। ठीक है, समझे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता क्वेश्चन क्या है, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सेवरली। कैसे बने, हालिया में बढ़ती पेट्रोल के प्रोडक्ट्स में उत्पादन में बढ़ती कीमत घरेलू बजट पर प्रभाव करेगी। अब ये सेंटेंस ये है, इसका हिंदी ये हुआ। अब इसमें एरर्स है, पहला है विल हिट, दूसरा है द रिसेंटली हाइक, तीसरा है हाउस होल्ड बजट सेवरली, और चौथा है इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब कैसे बनाओगे इसको, क्या समझिए आंसर क्या होगा इसका, पढ़ें आप थोड़ा सा, कहाँ गलती है। अब देखिए विल प्रोडक्ट्स है, विल के साथ V1 ही लगता है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हाउस होल्ड बजट सेवरली, इसमें भी कोई दिक्कत है। दिक्कत सर यहाँ है, दिक्कत है यहाँ। कैसे, देखिए क्या होता है कि एग्जेक्टिव किसी भी नाउन के पहले डायरेक्टली एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्टली एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता। अगर एडवर्ब करना है तो पहले आप एग्जेक्टिव को लाइए, एडवर्ब का प्रयोग करना है तो पहले आप एग्जेक्टिव को लाइए, तब जाके आप उस एडवर्ब को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नाउन के पहले क्या होगा, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब। जैसे भेरी गर्ल, समझ में आ रहा है, GIRL, भेरी गर्ल लग रहा है अच्छा, भेरी एडवर्ब है, गर्ल आ गया, नहीं अच्छा लग रहा है, इसी में जोड़ दिए सर, भेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब सही हो जाएगा। डायरेक्टली जो है एडवर्ब का जो कनेक्शन जो है वो नाउन से नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ रिसेंटली ना होके अगर रिसेंट होता, द रिसेंट हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सेवरली, तो सही था। बस इतना ही दिक्कत है। तो आप इस स्ट्रक्चर को समझिए, नाउन के पहले एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के पहले एडवर्ब,
एडवर्ब आर नॉट डायरेक्टली अलाउड टू कनेक्ट विथ नाउन। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? ए नंबर है डिड यू बेक्ड, बी नंबर है नो एरर, सी नंबर है योरसेल्फ दिस टाइम, डी नंबर चॉकलेट केक। एरर साफ सुथरा पता चल रहा है किसमें सर? ए नंबर में। कैसे? आप याद रखिए सर कि एग्जाम्पल याद रखिए कि डू, डज, डिड के बाद जो वर्ब यूज होगा ना, वर्ब यूज होगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? V1। तो यहां क्या कर दिया सर? डी लगा दिया। समझे? अब ये कहे कि डू डिड ही वेंट टू होम, सॉरी डिड ही वेंट होम, तो सेंटेंस सही है गलत? सेंटेंस गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। क्यों? क्योंकि जब डिड लग गया तो V2 का प्रयोग नहीं होगा सर। डिड ही क्या गो होम, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब डिड लग जाए, डू लग जाए, डज लग जाए तो वर्ब में जो मेन वर्ब है, तो ये जो मेन वर्ब वो V1 में कन्वर्ट कर देगा। तो डिड हो गया पास्ट इंडिफिनिट, डू और डज हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर ही है, आप स्ट्रक्चर समझिए कि पूरा लिख देते हैं कि अगर नॉट के साथ है, डू डज अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, दोनों कंडीशन है। अगर डू लग गया, डज लग गया, डिड लग गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर जो वर्ब आएगा ना सर, वो मेन वर्ब वो V1 में होगा, फिर ऑब्जेक्ट में होगा। तो यही गलती किया, डिड यू बेक्ड हो गया V2 में डाल दिया, जो कि गलत है। होना किस में चाहिए था? V1 में। तो सर आपका जो है ना 11/4/2022 में जितने भी स्पॉट एरर्स आए थे वो सभी मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, मुझे भी पढ़ाकर अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में 12/4/2022 की सारे स्पॉट एरर्स को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। थैंक यू।